प्रश्न। साम्राज्य से आप क्या समझते हैं? साम्राज्य और राष्ट्र राज्य में क्या अंतर है? उत्तर। साम्राज्य एक प्रकार की राजनीतिक इकाई है जिसमें कई राष्ट्र और क्षेत्र सम्मिलित होते हैं, अक्सर युद्ध में विजय की प्राप्ति द्वारा गठित होते हैं, और ये एक प्रमुख केंद्र तथा नम्र परिधि में विभाजित होते हैं। एक साम्राज्य की शाही राजधानी, जिसे अक्सर महानगर के रूप में जाना जाता है, इसका बाहरी क्षेत्रों पर राजनीतिक प्रभाव होता है। इसमें विभिन्न प्रकार की जनसंख्या को विनियमित किया जाता है और साथ ही इसमें एक साम्राज्य के भीतर अधिकारों के अलग अलग समूह होते हैं। एक कठोरतम परिभाषा के अनुसार साम्राज्य एक संप्रभु राज्य होता है जिसका सम्राट राज्य के प्रमुख के रूप में होता है। हालांकि सर्वोच्च अधिकारियों के नियंत्रण में एक संयुक्त क्षेत्र वाले सभी राज्यों को साम्राज्य या सम्राटों द्वारा शासित नहीं कहा जाता है, और इन सभी स्ववर्णित साम्राज्यों को इतिहासकारों और समकालीनों द्वारा मान्यता नहीं दी गई है। मध्य अफ्रीकी साम्राज्य एवं कुछ शुरुआती इंग्लैंड में एंग्लो सैक्सन प्राचीनकालीन अंग्रेजी शासन साम्राज्य इसके उदाहरण हैं। स्टीफन पीटर रोसन के अनुसार एक साम्राज्य एक प्रकार की राजनीतिक शक्ति है जो अन्य देशों को उनके बाहरी व्यवहार में विशिष्ट परिवर्तन करने या नियंत्रित करने के लिए प्रभावित करता है, और यह इस बात की गारंटी देता है कि अधीनस्थ राज्यों का आंतरिक व्यवहार कम से कम कुछ न्यूनतम मानकों के अनुरूप है। रोसेन के अनुसार एक ऐसे पदानुक्रमित अंतरराज्यीय व्यवस्था की स्थापना और देखभाल करना जिसमें साम्राज्य शीर्ष स्थान पर हो एवं जहां पर मौलिक कानूनों को अधीन किए बिना स्थापित करके और उनका पालन किया जाए, यही एक साम्राज्य का मूल कार्य होता है। समकक्ष प्रतिस्पर्धियों के उद्भव को रोकने के लिए संगठित सैन्य बल के निरंतर उपयोग पर एकाधिकार सुरक्षित करना नितांत आवश्यक है। इसके अतिरिक्त एक साम्राज्य को ग्राहक राज्यों क्लाइंट स्टेट्स जैसे कई संघटक घटकों की सुरक्षा और स्थिरता सुनिश्चित करनी चाहिए और साम्राज्य को बनाए रखने से जुड़े खर्चों के भुगतान के लिए किसी प्रकार का राजस्व प्रदान करना चाहिए। गैर साम्राज्यवादी देशों के अभिजात वर्ग को अंततः साम्राज्यवादी केंद्र से बंधा होना चाहिए। हफरांड मुनकला ने माना कि कैसे एक साम्राज्य अपनी पहचान निर्धारित करने में सबसे महत्वपूर्ण कारक के रूप में अन्य राजनीतिक संस्थाओं के साथ व्यवहार करता है। उनका तर्क है कि राज्यों का एक दूसरे के साथ पारस्परिक संबंध होना और कम से कम सिद्धांत रूप में अन्य राज्यों की संप्रभुता को स्वीकार करना है। इस मौलिक औचित्य की व्यापक स्वीकृति अन्य सरकारों के साथ कभी कभी संघर्ष की लड़ाई को भी नहीं रोक पाती है। इसके विपरीत साम्राज्यों का सत्य यह है कि वे केवल अपनी स्वयं की संप्रभुता को स्वीकार करते हैं और किसी को समान नहीं मानते हैं, जो कि उन्हें एकपक्षवाद की प्रवृत्ति की ओर ले जाता है। मुकल्ला के अनुसार साम्राज्यों की अपना अस्तित्व कायम रखने के लिए कई मानदंडों को पूरा करना चाहिए। उन्हें अपने क्षेत्र को आर्थिक, सांस्कृतिक और प्रशासनिक रूप से शाही नियंत्रण में एकीकृत करना चाहिए। ये साम्राज्य क्रूर और तुलनात्मक रूप से शांतिपूर्ण, केंद्रीकृत और विकेंद्रीकृत, प्राचीन और आधुनिक रहे हैं। इन साम्राज्यों में समुद्री शक्ति द्वारा स्थापित भू साम्राज्यों के बीच एक महत्वपूर्ण अंतर किया गया है, जिसमें ऐसे क्षेत्र शामिल हैं जो कि स्वदेश अपने राज्य या देश से बहुत दूर रहते हैं, जैसे कि कार्थाजियन साम्राज्य एवं ब्रिटिश साम्राज्य एवं वे साम्राज्य जो कि भूमि शक्ति द्वारा स्थापित हुए, जिसमें केवल सन्निहित क्षेत्र जैसे ऑस्ट्रो हंगेरियन साम्राज्य या रूसी साम्राज्य की तरह सम्मिलित है। एक साम्राज्य का विचार साम्राज्यवाद, उपनिवेशवाद और वैश्वीकरण जैसे अन्य विचारों से जुड़ा हुआ होता है। दूसरी ओर यह साम्राज्यवाद राज्यों के मध्य अनुचित संबंधों की स्थापना और रखरखाव को संदर्भित करता है। यह जरूरी नहीं कि एक सम्राट या समाज के नेता के रूप में राज्य की कार्रवाई की जाए। साम्राज्य एक ऐसा शब्द है जिसका प्रयोग प्रायः उन स्थितियों के विरोध को व्यक्त करने के लिए किया जाता है जो बहुत शक्तिशाली होती है। साम्राज्य और राष्ट्र राज्य। विद्वानों द्वारा साम्राज्यों को राष्ट्र राज्यों से अलग किया गया है। एक साम्राज्य में एक पदानुक्रम होता है जहां पर लोगों का एक समूह आमतौर पर महानगर में लोगों के अन्य समूहों के साथ साथ लोगों के विभिन्न समूहों के लिए विशेषाधिकारों तथा स्थिति के पदानुक्रम पर अपना अधिकार रखता है। जोसेफ कोलोमा ने साम्राज्यों और राष्ट्र राज्यों के बीच निम्नलिखित अंतर किया है। 1. साम्राज्यों की तुलना में राज्य बहुत छोटे होते थे। 2. इन साम्राज्यों के पास स्थायी या निश्चित सीमाएं नहीं थी,
जबकि राज्यों के पास निश्चित सीमाएं थी। 3. एक राज्य को एक क्षेत्र और जनसंख्या पर सर्वोच्च शक्ति प्राप्त होती है, जबकि एक साम्राज्य के भीतर विभिन्न समूहों और केंद्र के साथ असममित संपर्क वाली क्षेत्रीय इकाइयों का संयोजन होता है। 4. एक राज्य जबकि एकाधिकार व एकरूपता चाहता है, वही साम्राज्यों के पास बहुस्तर, अतिव्यापी अधिकार क्षेत्र थे। हालांकि वे प्रायः शक्तिशाली राजशाही के रूप में शुरू हुए, ये साम्राज्य कई प्रकार के राष्ट्रों के रूप में शुरू हुए। इन साम्राज्यों के प्रति कई विचार जैसे व्यापक समर्थन से सर्वसम्मत अस्वीकृति तक समय के साथ विकसित हुए। ये साम्राज्य भिन्न, विविध, जातीय, राष्ट्रीय, सांस्कृतिक और धार्मिक रूप से विविध घटकों से बने होते हैं और ये सुझाव देते हैं कि शासकों और शासितों के बीच कम से कम कुछ असमानता हो। यदि यह असमानता नहीं होती थी, तो इस व्यवस्था को राष्ट्रमंडल के रूप में देखा जाता था। यदि संपूर्ण इतिहास में देखा जाए तो प्रायः प्रमुख विश्व शक्तियों ने दूसरे देशों पर आक्रमण करने का प्रयत्न ही किया है। साम्राज्यवाद एक ऐसा विचार है जिसमें एक शक्तिशाली राष्ट्र विभिन्न क्षेत्रों में अपने प्रयोजन के अनुसार व्यक्तियों एवं संसाधनों का प्रयोग स्वयं के हित के लिए किसी भी संभावित प्रयास में करे। साम्राज्यवाद एक ऐसी धारणा है जिसमें कि एक प्रमुख शक्ति किसी अन्य देश या क्षेत्र के स्थानीय लोगों और उनके संसाधनों का उपयोग करने के लक्ष्य के साथ स्वदेश की सहायता के लिए किसी भी प्रकार के संभव तरीके से शासन करे। हालांकि कई साम्राज्य सैन्य विजयों के माध्यम से स्थापित किए गए थे, जिसमें पराजित राज्यों को एक राजनीतिक संघ में एकजुट करके शाही आधिपत्य को अन्य तरीकों से भी प्राप्त किया जा सकता है। रोमन साम्राज्य, ब्रिटिश साम्राज्य और एथेंस साम्राज्य सभी कम से कम आंशिक रूप से लोकप्रिय मत के माध्यम से सत्ता में आए। सन 1822 में पुर्तगाली साम्राज्य से अलग होने के पश्चात ब्राजील के साम्राज्य ने स्वयं को एक साम्राज्य के तौर पर घोषित कर दिया। एक विदेशी साम्राज्य को बनाए रखने के दौरान फ्रांस ने अपना नाम 2 बार फ्रांस गणराज्य से फ्रांस साम्राज्य तक परिवर्तित किया। यदि देखा जाए तो प्रत्यक्ष तथा शक्ति द्वारा नियंत्रण के माध्यम से एक क्षेत्रीय साम्राज्य की स्थापना करके उसे कायम किया जा सकता है, अथवा इसमें अप्रत्यक्ष विजय और शक्ति द्वारा नियंत्रण के माध्यम से एक शक्तिशाली वर्चस्ववादी साम्राज्य की स्थापना द्वारा और उसे अनुरक्षित किया जा सकता है। पूर्व की रणनीति के लिए सशस्त्र बलों को मौजूदा चौकियों में एकीकृत करके आगे की वृद्धि को प्रतिबंधित किया जा सकता है, लेकिन यह अधिक प्रत्यक्ष राजनीतिक नियंत्रण और उच्च पुरस्कार भी प्रदान करता है। इसके बाद की रणनीति कम अप्रत्यक्ष नियंत्रण व सम्मान प्रदान करती है, लेकिन वही भविष्य के विकास के लिए सैन्य बलों को उपलब्ध कराती है। प्रादेशिक साम्राज्य जैसे बीजांटिन और मैसेडोनियन साम्राज्य, ये आमतौर पर एक बड़े क्षेत्र को सम्मिलित करते हैं। इस प्रादेशिक शब्द का प्रयोग कभी समुद्री गणराज्यों या थैलासोक्रेसिस जैसे एथेनियन और ब्रिटिश साम्राज्यों के संदर्भ में किया जाता है, जो शक्तिहीन संगठनात्मक प्रणालियों तथा अधिक फैले हुए डोमेन के साथ होते हैं, जो प्रायः ही कई द्वीप और अन्य प्रकार की संपत्तियों से बने होते हैं, जिन्हें साम्राज्य की स्थापना और उसके रखरखाव के लिए एक शक्तिशाली नौसेना की आवश्यकता होती है। इसमें शाही चुनाव के माध्यम से सदस्य देशों के समर्थन द्वारा सम्राट का चुनाव करने से पवित्र रोमन साम्राज्य जैसे साम्राज्यों को एकजुट होने में सहायता मिली। प्रस्तुति समापन। आपका धन्यवाद। Disclaimer. This notes has been made after a lot of research, yet the accuracy of the answers may vary. The author assumes no responsibility or liability for any errors or omissions in the content of this notes.